लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि लोकसभा इलेक्शन चल रहा है और अपनी वो चरण में अभी जैसे कि बता दूं कि मैं गोरेगांव में हूं और गोरेगांव विधानसभा में एक नेता है मिलिंद कापरे जी, जो भी अपने ही क्षेत्र में बहुत ही फेमस है। उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा इलेक्शन जो चल रहा है उनके क्षेत्र में ये चुनाव का प्रचार जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है और क्या माहौल क्या है उस इलेक्शन का। तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, जो कि आज ये गोरेगांव विधानसभा में जो शिवसेना का जो कैंडिडेट उतारा गया है तो कैसा प्रचार चल रहा है, क्या माहौल है, जीत के आने वाले हैं कि नहीं, मोदी जी के जो 400 पार का नारा है उसमें उनका ये सीट से योगदान होगा कि नहीं और वो किस तरह से माहौल बना है, सब चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे श्री मिलिंद कापरे जी से। सबसे पहले सर मुझे आप ये बता दीजिए किस तरह से कार्य आप कर रहे हैं, कैसा प्रचार प्रसार चल रहा है। सबसे पहले तो वंदे मातरम, इस भारत माता को मैं वंदन करता हूँ और आप जैसे लोगों को भी मैं सराहता हूँ, प्रशंसा करता हूँ आप लोगों की, आपके न्यूज़ चैनल की, क्योंकि आपके माध्यम से ही लोगों तक जो सच्चाई है, जो इस विषय की गंभीरता है वो लोगों तक पहुँचती है। और रहा सवाल मेरा, रहा प्रश्न मेरा, मैं अभी लोकसभा का संगठक शिवसेना, लोकसभा संगठक शिवसेना, इस नाते से अभी मेरे पे जिम्मेदारी है, पद नहीं है, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पे और बखूबी वो निभाने की मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। देखिए, दो प्रकार का प्रचार प्रसार किया जाता है, दो प्रकार की बातें होती है। पहले तो वो जो परीक्षा आने पर पढ़ाई करते हैं, यानी परीक्षा आने वाली है और अभी मुझे पढ़ाई करना शुरू करना है, और दूसरे वो जो पहले से ही पढ़ाई करते रहते हैं और परीक्षा के समय वो निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई मुझे अभी पढ़ना नहीं है, अभी तो मुझे सिर्फ रिवीजन करना है और रिवीजन करके मुझे परीक्षा में बैठना है। तो हम दूसरे कैटेगरी में बैठते हैं, हम पहले से ही पढ़ाई करना शुरू कर देते, इसलिए हमें कोई हम निश्चिंत होकर हम कार्य कर रहे हैं। हमारा लोगों का संपर्क, लोगों के पास जाना, उनसे संपर्क करना, लोगों के बीच में रहना, ये हमारा नियमित अविरत काम है। संघ के जितने भी आयाम हैं वो पूरी तरह से लगे हुए, और खाली गोरेगांव में नहीं, केवल गोरेगांव में नहीं, ये पूरी लोकसभा में लगे हुए। जबकि मैं गोरेगांव में रहता हूँ तो गोरेगांव की ज़्यादा जानकारी आप लोगों को मैं देना चाहूँगा। जब गोरेगांव की ओर से वाइकर साहब को जब लीड मिलेगी तो यह श्रेय कोई व्यक्ति का नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर आदमी का ये श्रेय नहीं होगा, ये श्रेय होगा हिंदुत्ववादी लोगों का, जो घर से बाहर निकलेंगे और मोदी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, हिंदुत्ववादी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर और अपने संगठनों के नाम पर ये मतदान करेंगे। सर, गोरेगांव में एक चेहरा है समीर देसाई, जो यूबीटी शिवसेना से हैं और वो भी अपने लेवल पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं उसको? ये मुझे ये मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट ही नहीं होता है। ये पत्रकार घूम घूम के ये समीर देसाई के पास क्यों आ जाते हैं? ये सिर्फ वो भी नेता हैं, शिवसेना के हैं और वो भी यहाँ के आपके प्रतिद्वंदी। चलो अभी आपने शुरुआत ही कर दी है तो अभी चिट्टा खोल ही देता हूँ। तो ओरिजिनल नकली का भी चल रहा है। अभी चिट्टा खोल ही दिया है ना, आपने खोल दिया है तो अभी उसका पूरा आज चिट्टा खोल ही देते हैं। देखिए, समीर देसाई जी ने, मेरे कोई वो दुश्मन नहीं है, मेरे कोई दुश्मन नहीं है, बट राजनीति में सत्य क्या है, सत्यता क्या है, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों तक इसकी जानकारी जानी चाहिए। इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा, समीर देसाई जी ने 2002 में इलेक्शन लड़े, वहाँ पर बाळू आदाटे को टिकट मिली थी। मिडबावकर जी यदि बंडखोरी नहीं करते तो समीर जी देसाई केवल और केवल 300 वोट से जीते थे। दूसरा इलेक्शन उन्होंने लड़ा 2007 में, सुभाष देसाई साहब ने ये उनसे कमिटमेंट ले लिया, यदि 2009 में वो उनको आमदारकी में मदद करते तो 2007 में समीर देसाई को मदद करेंगे। और ये मेरा मतलब बोलते हुए मुझे ये पीड़ा होती है, दुख होता है कि हमारा एक सच्चा शिव सैनिक, एक कट्टर शिव सैनिक, हमारा सुशील चौहान को सुभाष देसाई साहब ने हरा कर समीर देसाई को जिताया था केवल और केवल आमदारकी के लिए। तो ये छल कपट नहीं, अभी आगे सुनिए आप, ये छल कपट ये 2-4 साल से नहीं चल रहा है, ये बहुत सालों से चल रहा है। 2012 में भी हमारे वार्ड से, मैं जिस वार्ड में रहता हूँ उस वार्ड में समीर देसाई 500 वोट से हार चुके हैं। उसके बाद में 2017 में भी
अभी 2017 का गणित आप लोगों को सुनकर अभी आश्चर्य हो जाएगा। 2017 में समीर देसाई जी बीजेपी से लड़ रहे थे, शिवसेना की ताकत अपनी लगी हुई थी, फिर भी सुशील चौहान एक कट्टर शिवसैनिक, बाळा साहब का शिवसैनिक, उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़के 3000 वोट लिए थे। तो यह एक आश्चर्य की बात है। अगर 3000 वोट सुशील चौहान नहीं लेते तो वहां पर लोचनाताई चौहान जीत कर आ जाती थी। 2014 में समीर देसाई जी ये क्लेम करते कि मैंने विद्या ठाकुर, ये आप गूगल सर्च मारो, आप मीडिया में देखो, समीर देसाई जी ये बताते हैं कि 2014 में मैंने विद्याताई ठाकुर को जिताने में पूरा प्रयास किया। अरे क्या प्रयास किया? विद्याताई ठाकुर वो वार्ड से, जिस वार्ड में समीर देसाई जी ने उनको मदद की, वो वार्ड से 7500 वोट लिए और सुभाष देसाई साहब ने उस समय 11000 करीब वोट लिए। तो 3500 वोटों से तो लीड कर रहे थे सुभाष देसाई साहब, हारने के बावजूद। क्यों? क्योंकि सुशील चौहान हमारा एक कट्टर शिवसैनिक वहां पर बैठा था शेर की तरह, जो मदद कर रहा था। तो समीर देसाई जी का जो ये बवंडर आप लोगों ने खड़ा किया है ना, वो कृपया करके खत्म कीजिए। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, ये बवंडर हमारे पार्टी के कुछ लोग भी खड़ा कर रहे हैं। वो क्यों खड़ा कर रहे हैं पता है आपको? क्योंकि समीर देसाई जी का डर दिखा कर पार्टी की तरफ से कोई बड़ा पैकेट मिले, कोई बड़ा पैकेट मिलने के बाद वो पैकेट अपने जेब में रखे। दूसरा, विपक्षी भी ये बवंडर खड़ा कर रहे हैं ताकि उनको भी पैकेट मिले। तो ये सारा चक्कर जो है ना, ये पॉकेट खींचने का, खर्चा खींचने का ये चक्कर है। बाकी लोग, अगर समीर देसाई जी लोक नेता होते, लोगों में उनका प्रचार प्रसार इतना होता और वो एक बहुत कड़वट समाज सेवक होते, तो उन्होंने इतनी सारी पार्टियां क्यों बदली? पार्टी बदलनी नहीं चाहिए थी। वो अपक्ष खड़े रहकर वो ले लेना चाहिए। आपसे मौका नहीं मिल रहा था इसलिए। अरे उनको मौका दिलीप पटेल जी के सामने भी दिया था, तो कहां क्यों चले गए? वहां से वो वहां से हट गए, बोले यहां पर मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि विधायकी बनना है। तो देखिए, अरे अगर विधायकी बनना है तो अपक्ष लड़े ना, तो देखिए फिर ताकत क्या है। देखिए, पार्टी की एक अलग ताकत होती है और व्यक्ति की एक अलग ताकत होती है। गूगली डालकर आप ज़्यादा देर तक समाज को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और ये जो षड्यंत्रकारी जो है, षड्यंत्र करके जो इलेक्शन जीतने का जो प्रयास इन्होंने किया, वो लोगों के गोरेगांव कर लोगों के ध्यान में आ चुका है। वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। वो दस्तावेज है, मेरे सामने बैठिए, किसी दिन आइए सामने, दस्तावेज लेकर बैठिए और अपन चर्चा करेंगे। वो तो साबित कर रहे हैं कि मेरे जो भीड़ है, मेरे जो क्राउड है, मेरे सामने जो लोग आ रहे हैं और यही सब वोटर है, और वो अमोल कीर्तिकर को हम जिता के रहेंगे और इनका वाइकर साहब का खेल खराब कर सकते हैं, कर देंगे। देखिए, हम लोग है ना, हम लोग हिंदुत्ववादी लोग हैं और हम लोग संघ के लोग हैं। हम लोग है ना, ये हु हल्ला करने में मज़ा नहीं रखते। हम लोग बैनर पर नहीं आते, हम लोग ऐसे 4-10 लोगों को लेकर चलेंगे, हो हल्ला करेंगे। ये हम लोग उनमें से नहीं है। हम लोग उनमें से है कि हम किसी के घर में जाएंगे तो हमारा शिष्टाचार, हमारा रवैया, हमारा व्यवहार, हमारा उस घर के प्रति आत्मीयता, प्रेम, वह हम इतना ज़ोरों से और इतना अच्छे से निभाते हैं कि हर व्यक्ति उस घर का, हमारा हिंदुत्ववादी, हमसे वो प्रेम करने लग जाता है। और वो कार्य हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने घर तक पहुँचे। ये 4-6 लोगों को साथ में लेकर हो हल्ला करने से आप इलेक्शन नहीं जीतते हो। इलेक्शन कैसे जीतते हो? आप अविरत निरंतर जब काम करते रहोगे समाज के बीच में, तब जाकर आप इलेक्शन जीतोगे। सर, गोरेगांव में मुसलमान और क्रिश्चियन और भी कुछ वर्ग हैं जिनकी भी संख्या अच्छा खासा है यहाँ पे, और उनका भी वोट का इम्पैक्ट रहता है। तो आप उस तरह को उसको कैसे देखते हैं सर? यहाँ पे क्या आपको प्रभाव कर सकता है क्या आपको? देखिए, मेरे अपील से तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ये मेरे अपील से वोट देंगे, क्योंकि मेरा पहले से ही एक हिंदुत्ववादी ठप्पा लग चुका है और वो ठप्पा मैं हटाना नहीं चाहता हूँ। मैं हिंदुत्ववादी हूँ, आखिरी तक रहूँगा। मेरे लिए ये पद, ये जिम्मेदारी मेरी हिंदू समाज की सर्वप्रथम है। और मेरे लिए पद और पैकेट ये सब दुय्यम दर्जे का है मेरे लिए।
तो इसीलिए मेरे अपील पे तो शायद मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ये मतदान करेंगे कि नहीं करेंगे, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है। पर ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पर जयप्रकाश जी ठाकुर साहब है, विधायक जी के पतिदेव जयप्रकाश ठाकुर जी ने हमेशा से ही मुसलमानों को आज क्या चाहिए, मुस्लिम्स को आज क्या चाहिए, आप उनका काम करके दो, आप उनका काम करेंगे तो आप उनको वो आपको वोट दे देंगे। जयप्रकाश जी ने मुस्लिम बांधवों को, मुस्लिम मित्रों को, भाइयों को पद दिया है बीजेपी में और उनको पदाधिकारी बनाया है। जयप्रकाश जी ने, मैं अभिमान के साथ ये प्राउडफुली कहना चाहता हूं, जयप्रकाश उनको जी ने, जितना लोग प्यार करते उतना लोग डरते भी हैं। जयप्रकाश जी ने समीर देसाई जी जब यहाँ पर ये थे, उनकी पत्नी यहाँ पर जब बीजेपी की जब कैंडिडेट और नगर सेविका थी, तो जयप्रकाश जी ने उनके माध्यम से मदरसों में लैपटॉप बंटवाया है। मैं यही कहना चाहता हूँ ना, मुस्लिम भाइयों को, बहनों को क्या चाहिए, यदि आप उनको मदद करोगे तो वो आपको वोट देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जयप्रकाश जी ने मुस्लिम बांधव जो है उनको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने संभाला है और उनको अपने डायलिसिस सेंटर में आज कितने मुस्लिम्स आकर वहाँ पर उसका उपभोग ले रहे, वहाँ पर अपना मेडिसिन्स के विषय में काम कर रहे हैं जयप्रकाश जी। दूसरा, जयप्रकाश जी ने श्रीकलाताई पिल्ले हमारी जो एक नगर सेविका है, उन्होंने भी क्रिश्चियंस और मुस्लिम के पक्ष में बहुत काम किया है। उनको अच्छी पकड़ है, उसको क्रिश्चियन और मुस्लिम। आप यदि वहाँ पर जाओगे, भगत सिंह नगर में जाओगे, तो एक बहुत बड़ा चर्च जो जयप्रकाश जी के माध्यम से वहाँ पर बना हुआ है, जयप्रकाश जी ने उसका उद्घाटन भी किया है। और आज कुछ दिनों पहले एक वहाँ पर मीटिंग भी ली है श्रीकला पिल्लेताई ने। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुस्लिम बांधवों के लिए, क्रिश्चियंस बांधवों के लिए हमारी श्रीकलाताई जयप्रकाश जी ठाकुर, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और वो काम कर ही रहे। आज मुस्लिम बांधव वन साइडेड चिल्ला रहे कि श्रीकलाताई आज हमारी नेता है, तो वो वोट देंगे ना उनके कहने पर। सर एक बात और, ये अपना स्वप्निल तेंदुलकर जी जो हैं वो शिवसेना से हैं और उनको गोरेगांव विधानसभा का एक जिम्मेवारी भी दिया गया है, लेकिन सर इनके बारे में ऐसा सुनने का है वो अमोल कीर्तिकर जी का क्लासमेट है और वो हो सकता है कि वो कहीं गेम गड़बड़ न हो जाए। तो क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि कुछ गड़बड़ हो सकता है क्या इस तरह से, क्योंकि वो उनके क्लासमेट है और लोग वो उनके रैली में सुनने को भी आया, उनके जो लोग हैं ऐसा बोलने को भी बोल रहे हैं जो कि वो हमारे क्लासमेट है और वो हमारे लिए प्रचार करेंगे, हमारे लिए करेंगे। देखिए, ये ब्लेम गेम जो है ना, ये उबाटा के जो लोग हैं ये ब्लेम गेम खेल रहे हैं। वो यदि स्वप्निल जी के बारे में, स्वप्निल टेम्बोलकर ये हमारे गोरेगांव के विभाग प्रमुख है और उनके बारे में यदि ये गंदा आरोप लगा रहे हैं तो ये बिना मतलब का ये आरोप है। इस पर मैं जरा भी समर्थन नहीं देता हूँ, क्योंकि अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो गट है उनके पास कुछ बचा नहीं है, तो वो इस प्रकार के गंदे आरोप तो हमारे स्वप्निल जी के ऊपर लगाएंगे कि ये अंदर की बात है, स्वप्निल टेम्बोलकर हमारे साथ है। ये सब बातों पर आप जाइए मत, और ये निश्चित वो इस प्रकार का काम नहीं कर रहे। देखिए कौन किसके बाल असली है, किसकी मूछें असली है, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं विशेष करके लोगों तक ये अपील करना चाहूँगा कि व्यक्तिगत व्यंग यदि किसी का होगा तो वो मीडिया के सामने या लोगों के सामने लाने का प्रयास ना करिए। ये एक स्वच्छ और एक अच्छी प्रक्रिया है हिंदुस्तान की, जो इलेक्शन के माध्यम से हम हमारा कैंडिडेट चुन के देते हैं। तो कि इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप न करते हुए आप अपने कैंडिडेट ने जो अच्छा काम किया है, वो अच्छा काम क्या किया है उसके ऊपर आप फोकस करिए और इलेक्शन लड़िए। यदि आप हमारे कैंडिडेट के खिलाफ कोई शब्द अपशब्द और हमारे पदाधिकारियों के खिलाफ यदि कोई अपशब्द या किसी भी प्रकार का कोई भी व्यभिचार यदि आप करना चाहोगे तो उसके लिए हम सक्षम हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सर बात पैकेट का जो आप किए थे, चाहे लोग भी कर रहे हैं जो उनके हाँ मिलाएंगे, उनके साथ बातें करेंगे तो शायद इलेक्शन के बाद कुछ पैकेट मिल जाए या फिर कोई पद मिल जाए या फिर कोई टिकट भी मिल जाए, तो ये एक्सपेक्टेशन तो सबको रहता है ना सर। अगर जैसे कि आप वाइकर जी को कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कहीं उनके नज़र में आएंगे आपको भी कोई पद मिल जाए, आप भी नगर सेवक बन जाए, जैसे कि पब्लिक भी
आपको चाह रहे हैं लोग, जो है भीड़ लगा रहता है आपके घर पे, छोटे छोटे जो बेसिक मुद्दे, जो राशन कार्ड है, पानी का है, घर का है, बाथरूम का, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होते हैं, तो आपके यहाँ भी तो भीड़ लगा रहता है। आप भी तो कुछ सोच के ही किए होंगे ना कि ये सब चीज़ें क्या हमको भी कुछ मिल जाए। वाइकर साहब को दिन रात आप प्रचार में लगे रहते हैं। देखिए, पैकेट का जो प्रश्न है, पैकेट की आवश्यकता किसको पड़ती है? जो खुद कमाता ना हो, जो खुद का जिसका व्यवसाय ना हो, काम धंधा ना हो, उसको पैकेट की आवश्यकता पड़ती है। हमारे जैसे लोगों को पैकेट की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई भी नगर सेवक या कैंडिडेट ये बोल दे कि मिलिंद कापड़े ने मेरे से पैकेट लिया था या मैंने पैकेट देकर मिलिंद कापड़े को मैंने इलेक्शन में उतारा था, तो मैं ये संन्यास ले लूंगा राजनीति से। आशीष कृपा की बात कर रहा हूं सर, आशीष कृपा पैकेट के लिए मिलिंद कापड़े ने कभी काम नहीं किया। बट हिंदुओं पर जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय का विरोध करने के लिए, उस अन्याय को रोकने के लिए और सुजलम सुफलम इस भारत को बनाने के लिए ये संवैधानिक पद पर हम जाना चाहते हैं। हमारे जैसे हिंदुत्ववादी लोग, आज मालूम है आपको क्या चल रहा है गोरेगांव में? गोरेगांव में वातावरण इस प्रकार का बना हुआ है कि यहाँ पर संवैधानिक पद, जो आमदार होगा, जो खासदार होगा, जो नगर सेवक होगा, वहाँ पर एक हिंदुत्ववादी व्यक्ति बैठना चाहिए। आज गोरेगांव में ये पूरी तरह से हवा फैल चुकी है। सर, आपको अगर जिस तरह से आप दिन रात प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और जिस तरह से आप कैंपेनिंग किए हुए हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, और यही सब देख करके अगर आपको भी कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, जैसे नगर सेवक का हो या फिर कुछ और भी पद दिया जाएगा, तो आप एक्सेप्ट करेंगे क्या? देखिए, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। बट ये इच्छा तो पूर्ण है कि यदि कोई संवैधानिक पद पर यदि मैं बैठता हूँ तो निश्चित इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, हिंदुत्ववादी लोगों के लिए, मेरे हिंदुओं के लिए मेरा काम रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल, अभी उत्तर पश्चिम जिला से शिवसेना के जो पहले तो कांग्रेस थे, कांग्रेस के संजय निरुपम जी थे, अभी वो शिवसेना के बोल रहे हैं घर वापसी किए हैं, तो उनके आने से कुछ प्रभाव पड़ा क्या आपने इस क्षेत्र में? बिल्कुल पड़ेगा, प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि एक जाने माने नेता है और अगर उन्होंने यू टर्न ले लिया है और हिंदुत्ववादी लोगों से उन्होंने हाथ मिला लिया है और वो हमारी तरफ से यदि लड़ते, तो निश्चित उत्तर भारतीयों में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा।